हाँ ओके। गुड इवनिंग टू ऑल। आज से हम लोग ना स्टार्ट करेंगे एमपी जीके। जीके आपका पूरा जीएस का एक जो पार्ट है 25 मार्क्स का, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और देयर में भी चांसेस के थोड़ा सा पार्ट उसमें एमपी जीके का पूछ लेंगे वो लोग। तो चांसेस कितने बनते हैं एमपी जीके के क्वेश्चन के? 4-5। बट डिपेंड करता है शिफ्ट टू शिफ्ट, क्या अगर किसी शिफ्ट में वो 5 से 6 हो जाए, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन ना फंसे, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने दिन आपका एग्जाम चलता है। बट ऑल ओवर अगर हम लेके चलें कि एमपीजी को हम किस तरीके से लेके चलेंगे, तो बिल्कुल टच मोड में लेके चलेंगे, सिंपल, जिससे क्या होगा कि एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस पे, जीएस के ऊपर, कि जीएस किस तरीके का आ सकता है। और एक ऑल ओवर 10 से 12-15 घंटे के अंदर आप पूरे के पूरे एमपीजीएस को अच्छे से गो थ्रू हो जाओगे, पकड़ लोगे कि हाँ भाई एमपीजीएस से क्या आ सकता है क्या नहीं। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो चाहते होंगे कि बहुत ज़्यादा एमपीजीएस करना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है, कि उनको दूसरे वाले एग्जाम भी देना है, तो उसके लिए फिर एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले जो हम लोगों ने जो नया वाला क्लास किया था, वो बेसिकली एमपीजीएस के लिए डेडिकेटेड क्लास है। तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ ले सकते हैं, पर इसमें इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर जीएस को मैंने एमपीजीएस के बेस पर रख दिया, तो फिर रिमेनिंग पार्ट जो आपका है, जो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 200-250 घंटे आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाना है, तो उसमें बाकी सब्जेक्ट के साथ आपके जस्टिस नहीं हो पाएगा। ना आप हिस्ट्री पढ़ पाओगे प्रॉपर, ना आप ज्योग्राफी पढ़ पाओगे, ना आप पॉलिटी पढ़ पाओगे। साइंस तो चलो अलग है सब्जेक्ट के रूप में है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे और भी स्पोर्ट्स वगैरह के पार्ट हैं, फर्स्ट कौन नहीं, है ना, तो वो सब छूट जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको एकदम बेसिक बता दूं कि हम लोग चलेंगे कैसे। अगर एक सिंपल स्ट्रेटजी की बात करें विद इन 2 मिनट्स में, कि एमपीजीएस में हमें पढ़ना क्या है। एमपीजीएस में अगर पुराने प्रीवियस पेपर आप उठा के देखोगे व्यापम के, तो बेसिकली ये लोग क्या पूछते हैं, सबसे पहले तो पूछते हैं फिजिकल एमपी का वाला पूरा का पूरा पार्ट। फिजिकल पार्ट से यहाँ पर मेरा मतलब है फिजिकल ज्योग्राफी का वो पार्ट जहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। मध्य प्रदेश का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, मध्य प्रदेश की रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं, मध्य प्रदेश की जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, अगर आप इस मध्य प्रदेश को ऐसे देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे किससे टच करता है, इसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट वो है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरीके से पास करता है, वो सारी बातें एकदम सिंपल पूछते हैं। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसमें हम लोग बहुत स्पीड के साथ में वो सब सारी चीजें देखेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम लोग जो मेन चीज देखेंगे वो देखेंगे एमपी की फिजियोग्राफिक स्टडी, कि एमपी का पूरा फिजियोग्राफी है किस तरीके का। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम है क्या? सभी हिंदी हो ना? तो एमपी का भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफी को बोलते हैं एमपी का भौतिक प्रदेश। तो वो एमपी का भौतिक प्रदेश जो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि एमपी का भौतिक प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे एमपी की नदियाँ, फिर एमपी की मिट्टी, फिर एमपी के वन, फिर एमपी का बेसिक जो बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, उनकी बात, फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकंड वाला पार्ट जो होगा आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली कल्चर वाला जो एस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, रिमेनिंग 3 से 4 जो क्वेश्चन बनेंगे वो कल्चर वाले पार्ट से बनेंगे। कल्चर मतलब क्या? कल्चर मतलब एमपी का पूरा कल्चर, कि किसी एक जगह पे क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ मालवा में क्या होता है, या से मैं बोलता हूँ बुंदेलखंड वाली इस जगह पे क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ और किसी भी और अन्य जगहों पर क्या क्या होता है उससे रिलेटेड बात। तो एमपी के अलग अलग जगह पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, वो सारी की सारी बातें कल्चर में जुड़ती हैं। इन्हीं कल्चर के अंदर बेसिकली वो सारी बातें आ जाएंगी कि मध्य प्रदेश में मकबरे कहाँ कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में मंदिर कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर मध्य प्रदेश में गुफाएं कौन कौन सी हैं, या मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी अन्य जैसे डिफरेंट किले की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला किस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, या फिर और भी डिफरेंट बातें यहाँ पर जुड़ती है, जिसमें हम लोग अलग अलग लेवल पे बात करते हैं, वो सब कल्चर का पार्ट है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। तो एक बात ध्यान देना फिर से, कि अगर पूरे एमपी की बात कर रहा हूँ तो 2 पार्ट में, एक पहला वाला पार्ट है वो भौतिकी का है, भौतिक मध्य प्रदेश, फिजिकल वाला, ठीक है। और सेकंड वाला जो पार्ट है
वो होगा पूरा का पूरा कला एवं संस्कृति। क्लियर? अब अगर आप एमपी के मैप को कुछ इस तरीके से देखते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करें, जैसे मैं समझूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और बिल्कुल स्टार्टिंग आज आज ही अगर एमपी उठाया है, तो अगर एमपी का मैप कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो एक बेसिक अंडरलाइन में अगर बात करें कि एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ही चलें, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अक्षांश और देशांतर, है ना, उसी की बात करें। तो एक सिंपल क्वेश्चन जो बार बार इन लोगों का बनता है, यहां से लेकर एमपी की बाउंड्री यहां तक, ये लोग देख, अगर मैं इसको नॉर्थ की इस तरह रखता हूं तो, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो सकता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं ये लोग। हम्म, सुनना मेरी बात एक बार फिर से। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, अगर इसकी एक सिंपल बात करें तो देखना यहाँ पे 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर ये शुरुआत होती है, और 26 डिग्री 30 मिनट, है ना, ये डिग्री का साइन है और ये मिनट का साइन है। ये थोड़ी सी बस केवल थोड़े से फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको याद करना होंगे, बहुत जरूरी है ये याद करना, क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं बन पाएगा। ज्यादा फैक्ट नहीं, लेकिन इतने तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये आते हैं आपसे बार बार। ठीक है, तो 21 6 26 30, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना जाएगा? 74 9, 74 और 9, और यहाँ पर 82 48 मिनट। क्लियर है? तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कुछ हमें इस तरीके से दिखता है, जिसमें 21 6 से लेकर 26 30 तक हमें ये जो दिख रहा है, ये पार्ट कौन सा है? सारा का सारा ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, हाँ हाँ, नॉर्थ टू साउथ वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा, और ये पार्ट जो है ये ईस्ट टू वेस्ट वाला पार्ट है। तो अब आप एक मिनट बस जरा ऐसे ही देखो इस मैप को, और देख के मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा ब्रॉड लग रहा है, ये वाला पार्ट ब्रॉड लग रहा है या ये वाला पार्ट ब्रॉड लग रहा है? ईस्ट टू वेस्ट है ना। तो अगर मैं एक सिंपल बात फैक्चुअल लाइन पे बात करूं कि अगर मध्य प्रदेश की, हम लोग इस मध्य प्रदेश को की पूरी सीमा को हम लोग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम अगर देखते हैं तो ये कितना बनता है? वेरी गुड, ये हो गया 605, और अगर यहां से आप इसको लेते हो तो ये कितना होगा? सुपर, 870 605। ये एक बेसिक एकदम, है ना, और आप देखो फटाफट जवाब दे ही रहे हो, तो आप में से मैक्सिमम को पता ही है ये सब चीजें। तो ये एक बेसिक है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये ज्यादा स्प्रेड करता है, 870 किलोमीटर का है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो 870 किलोमीटर का है, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो हम लोग देखते हैं वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा कंसाइज है, और ये जो हम लोगों को मिलता है ये मिलता है कितना? 605 किलोमीटर, और ये 870 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। अब यहां से इसको पूरा फैलाना शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके एक एक बात पे। ये पूरा अगर एमपी आप इस तरीके से देखते हैं तो पूरा एमपी मध्य प्रदेश कितने अलग अलग स्टेटों से इसकी बाउंड्री टच होती है अभी, है ना, 5 से टच होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यूपी, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, और ये है आज की स्थिति। और अगर हम लोग इससे पहले से बात करें, जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ था 2000 से पहले की बात करें, तब 7, कौन कौन से दो और बन जाएंगे इसमें से? और हाँ, झारखंड तो उसमें ही आ जाएगा पार्ट में। हाँ, उड़ीसा हमारे साथ में जुड़ जाएगा पास, है ना, और तेलंगाना वाला पार्ट, दोनों। तो उस समय पे 7 बाउंड्रियां थी, ध्यान देना, उस समय पे 7, और आज के समय पे 5, आज के समय पे 5। तो ये 1 2 3 4 5। अगर हम लोग एक सिंपल बात करते हैं कि हमको सबको पता है कि भाई 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच होती है, अगर इस 5 राज्यों को हम लोग देखें तो ये भी आपको पता है सबसे ज्यादा किससे होती है? यूपी सबसे ज्यादा, और सबसे कम गुजरात से 2, और यूपी से 14। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा इससे होती है मैक्स, और सबसे कम किससे होती है? मिनिमम। मिनिमम दो। ठीक है। सबसे ज्यादा यूपी से टच होती है 14, है ना, टीकमगढ़ अलग होने के बाद, निवाड़ी। और उसके बाद दूसरा गुजरात। अगर एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसी एमपी के अंदर मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्टें हैं, या फिर कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्टों का पार्ट है जो एक या दो से अधिक राज्यों के साथ जुड़ता है, अगर हम लोग ये ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर इस पूरे मध्य प्रदेश को आप कुछ इस तरीके से देखते हो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूपी और राजस्थान दोनों से टच होता है। हम्म। तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा सबसे पहला मुरैना, पहला पार्ट। हाँ, और एक और नहीं, भिंड तो केवल एक ही से बाउंड्री टच होती है भिंड की, मैं बोल रहा हूँ दो से टच होती है। एक वाले तो आप बहुत सारे बता दोगे, एक वाले क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। दो वाले क्वेश्चनों की बात करें कि मध्य प्रदेश का ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी बाउंड्री दो या दो से अधिक राज्यों के साथ टच करती है। तो दो राज्यों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और उन दो राज्यों में से दो राज्य मैंने लिए हैं यहाँ पर, और इसमें लिया है यूपी और राजस्थान, तो एक तो आपने बता ही दिया, और सेकंड वाला कौन सा? शिवपुरी, है ना। शिवपुरी, क्यों शिवपुरी? क्योंकि शिवपुरी यहाँ नेक पर आता है। हाँ, और यहाँ पर शिवपुरी की बाउंड्री ललितपुर झांसी से टच होती है, और यहाँ पर कोटा से। क्लियर है। और अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, अब ले रहा हूँ राजस्थान और गुजरात। ठीक। 7 अभी दिख रहा है। तो ये 7 ये 5, अब बात जो चल रही थी वो चल रही थी राजस्थान और गुजरात से। कौन सा? राजस्थान और गुजरात। कौन सा? जिसकी बाउंड्री राजस्थान से भी टच करती है और गुजरात से भी टच करती है, अगर इसकी बात चले तो। हम्म। ठीक है। झाबुआ, है ना, झाबुआ। झाबुआ की बाउंड्री राजस्थान से भी टच करती है, और झाबुआ की बाउंड्री गुजरात से भी टच करती है। अब देखना मैं ऐसे चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले मैंने ये और ये लिए, अभी मैंने ये और ये लिए, अब मैं आ गया यहाँ पर। तो गुजरात और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो फिर हाँ, नो, 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 अलीराजपुर, अलीराजपुर। अलीराजपुर की बाउंड्री गुजरात से भी टच करती है, और अलीराजपुर की बाउंड्री महाराष्ट्र से भी टच करती है। देन मैं मूव कर रहा हूँ आगे, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। हम्म। तो ये महाराष्ट्र ले लिया मैंने यहाँ पर, और ये छत्तीसगढ़ ले लिया। हाँ। यस एग्जैक्टली। बालाघाट। हम्म। बालाघाट की बाउंड्री दोनों से टच करती है। फिर वापस पहुंच रहा हूँ छत्तीसगढ़, और फिर से वापस आ रहा हूँ यूपी पे, तो कंप्लीट हो जाएगा। सिंगरौली। सिंगरौली। क्लियर है। दो, दो स्टेट बोला है मैंने। फिर याद रखना, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्टें हैं जिनकी बाउंड्री दो या दो से अधिक राज्यों से टच करती है। तो हम लोग यहाँ से चले थे, और यहाँ से मैंने कंप्लीट कराया था यूपी राजस्थान से। तो यूपी राजस्थान, राजस्थान गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से लेकर वापस फिर मैं पहुँच गया था यूपी के ऊपर। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चले थे, और वापस यूपी पर आ गए थे। तो जो हमें राज्य मिले, जो सॉरी जो हमें डिस्ट्रिक्टें मिली, वो डिस्ट्रिक्टें कौन कौन सी थी, वो सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली। वो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये लिखा है वो मुरैना है, मुरैना और शिवपुरी। मुरैना शिवपुरी। इधर हम लोगों ने जो बात की थी वो झाबुआ था, इधर बात की थी अलीराजपुर था, इधर बात की थी बालाघाट था, और इधर बात की थी वो सिंगरौली। बड़े आगे। ये तो एकदम बेसिक था यहाँ से। अब बात चल रही है कि
ये जो मध्य प्रदेश आपको दिखता है, इसका एरिया कितना है? एकदम सिंपल, 3 लाख। हाँ, यस एग्जैक्टली। बस थोड़ी सी सिल्ली मिस्टेक ना आपका एक क्वेश्चन निकाल देगी। ठीक है, ये देखिए इधर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, 3,08,252, है ना, वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर की बात चल रही है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। और ये इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, अगर पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन 308 के बाद में पॉइंट लगा के वो लोग इसी से नियरेस्ट फिगर में आंसर पूछते हैं हमेशा। तो ये है, यहाँ पर बात चल रही है। और अगर इस एरिया को परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करें हम लोग तो कितना होता है परसेंटेज में? हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, 9.38 है ना, 9.38, यस, 9.38% किसका? ऑल ओवर इंडिया का, है ना, ऑल ओवर इंडिया का। मेरी बात सुनना, आप जो पीछे बैठे हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया को अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 100% माना जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 9.38% होता है। ये यहाँ पर इसका मतलब है लिखने का हमारा, कि अगर पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को आप 100% मान रहे हो तो मध्य प्रदेश बीच में जो है, वो मध्य प्रदेश जो एरिया कवर करता है उसका परसेंटेज है 9.38। और अगर उसे इस तरीके से वैल्यू में निकालते हो तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर जो उन्होंने बताया था। तो दोनों में से कोई भी फिगर वो आपसे पूछ सकता है। तो इसका मतलब रैंक कौन सी है इंडिया की, सॉरी एमपी की, अकॉर्डिंग टू ऑल ओवर इंडिया में रैंक कौन सी लगेगी, है ना? आफ्टर राजस्थान, राजस्थान फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग। तो सेकंड प्लेस जो लगेगी, सेकंड रैंक, सेकंड रैंक हो गई एमपी की, और फर्स्ट रैंक है, पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन की बात ही नहीं करी, कोई भी बात नहीं, केवल एरिया की बात चल रही है, ज्योग्राफिकल मेजरमेंट डिसाइड कर रहे हैं हम लोग सारे। मैंने पॉपुलेशन की कोई बात नहीं की। पॉपुलेशन की बात करूंगा तो फिर मुझे वही 7,26,26,000 वाला डेटा रखना पड़ेगा, फिर 6%, वो अलग है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस केवल ये रखना, ये ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया का परसेंटेज, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की रैंक। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ से आगे बढ़ना और वो देखना, वो फर्स्ट वाला एकदम सिंपल, और ये केवल आपका रिवीजन है। फर्स्ट मतलब मध्य प्रदेश के वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मध्य प्रदेश के फर्स्ट सिंबल, सिंबल मतलब वो संकेत सारे के सारे जो हैं, जैसे स्टेट एनिमल, ये एकदम सिंपल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके आंसर आप ही से निकल के आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टेट एनिमल, वेरी गुड। 12 सिंगा कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा किस जगह पे पाया जाता है बारहसिंगा पूरे ऑल ओवर एमपी में सबसे ज्यादा? कान्हा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा, हाँ, कान्हा नेशनल पार्क में। एनपी लिख रहा हूँ जिसका मतलब नेशनल पार्क। फिर स्टेट ट्री, बैनियान, बरगद, है ना, बैनियान, बरगद का पेड़, ये स्टेट ट्री है। उसके बाद स्टेट एनिमल ट्री के बाद फिश, महाशीर। और बस वो लिख रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। स्टेट सॉन्ग, सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, गाना, मेरा मध्य प्रदेश, है ना, मेरा मध्य प्रदेश। तो वो बेसिकली जो बात चल रही है, मेरा मध्य प्रदेश, ये किसने गाया है? यस, शान ने गाया है ना। और एक बात और इससे जुड़ी हुई कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है ना, जिसको आप गाते हो, मेरा मध्य प्रदेश। तो इसके बारे में एक बोला गया है कि ये सबसे पहले मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली जो भोपाल में है, यहाँ पर सबसे पहली बार कब गाया गया था? 2010, है ना, 2010 में फर्स्ट टाइम इसको गाया था, सबसे पहली बार 2010 में सबसे पहली बार इसको गाया गया था, है ना। भोपाल की लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी विधानसभा जिसकी बात चल रही है वहां पर। और फिर उसके बाद से ये पॉपुलर हो गया था, तो वो मैक्सिमम सभी जगह पर अब उसी तरीके से ये गाया जाता है। फिर इसके बाद गेम मलखम कब बनाया था? इस एग्जैक्ट एग्जैक्ट 2013 में, है ना। 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल डिसाइड हुआ जिसका नाम था मलखम। कभी देखना उसको क्या होता है तो पता चलेगा।
ये मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो उज्जैन में खेला जाता है ना। और इसी से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार भी है जो एमपी गवर्नमेंट देती है, प्रभाष जोशी पुरस्कार, है ना। वो इसी से जुड़ा हुआ पुरस्कार है जिसे एमपी गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है जिसको बोला जाता है प्रभाष जोशी सम्मान। ये इसी से जुड़ा हुआ है जो एमपी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। देन उसके बाद स्टेट ड्रामा मार्च, MAACH, मार्च, मार्च, है ना। मार्च, मार्च का मतलब होता है इट इज जस्ट लाइक अ मंच, पोडियम। तो पोडियम क्या होता है कि वो बेम्बो रहते हैं, बेम्बो को स्ट्रेट खड़ा किया जाता है, उसके ऊपर एक पोडियम बनाया जाता है। तो उसके ऊपर फिर ड्रामा परफॉर्म किया जाता है कुछ आर्टिस्टों के थ्रू। तो ये जो मार्च है, मार्च इसका जो बेसिक ओरिजिन हुआ था उज्जैन से हुआ था। और उज्जैन से लेके पूरे मालवा में ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो रीजनल आर्ट एंड कल्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे तब भी आप देखोगे मार्च सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और फिर मार्च को ही इन लोगों ने वो बना दिया आगे चल के। तो इसके बाद डांस की बात आती है, ड्रामा के बाद राई। कौन सा राई? दो जगह पे होता है, एक बुंदेलखंड में भी राई होता है, एक बघेलखंड में भी राई होता है। तो बुंदेलखंड वाला, हाँ, यस एग्जैक्ट। तो बुंदेलखंड में जो राई चलता है, ये राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ये राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। इसमें कोई दूसरा और ऐसा तो नहीं है, हाँ। हाँ, वो सफेद लिली, है ना, वो फ्लावर भी लिख सकते हो आप, पर वो फ्लावर ये लोग अब पूछते नहीं है इतना। फ्लावर इसको बोलते हो आप व्हाइट लिली, सफेद लिली, है ना, सफेद लिली। हम्म, क्या? हाँ, दूधराज, है ना, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड, इसको तीन चार नाम है इसके, सभी को पता होंगे। एक तो इसका नाम दूधराज है, एक इसका नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है, और एक और, हम्म, दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर, और शाही बुलबुल, है ना, शाह बुलबुल, तीन नामों से जाना जाता है ये, शाह बुलबुल। बेसिकली ये लोग दूधराज ही देते हैं, बेसिकली ये दूधराज ही लिखते हैं हर जगह पे। और ये एक मिनट, एक बात और ध्यान देना, ये स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड, इन तीनों को ही चूज कर रहा हूँ बस, केवल मैं तीन को। ये तीन स्टेट सिंबल कब बनाए गए थे? ये स्टेट सिंबल कब बनाए गए थे, मतलब एमपी गवर्नमेंट ने कब इसको स्टेट सिंबल बनाया था, कब अनाउंस किया था? नो, क्या लॉजिक क्या है आपका? इसको बनाया था 1981, 1981 में इन तीनों को अपना स्टेट सिंबल बनाया था एमपी गवर्नमेंट ने, जब एमपी की 25th एनिवर्सरी थी। तो एमपी इस्टेब्लिश हुआ 1 नवंबर 1956 को। और 1956 से आप तो 25 साल जोड़ देना। तो जब बेसिकली ये वो कहलाता है ना सिल्वर जुबली, 25 साल हो जाते हैं तो सिल्वर जुबली जब एमपी मना रहा था अपनी, उस समय पर इसने तीन स्टेट सिंबल बनाए थे। और उन्हीं स्टेट सिंबल में ये निकल कर आए थे जिनके नाम मैंने अभी टिक लगाए, वो केवल ये उससे जुड़े हुए हैं। ट्री, फ्लावर, फ्लावर नहीं सॉरी, ट्री, एनिमल और बर्ड, तीन। 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1981। बढ़ू आगे। अब एकदम बेसिक अगर और बात आगे बढ़ाऊं, तो मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक मिनट देखना।
23.5 डिग्री की रेखा, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, कर्क रेखा, है ना। ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, और आप में से सभी को पता है ये बेसिकली 14 स्टेटों से 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है ना। 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है ना। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछते हैं वो लोग। तो अभी बस इसका, हाँ, हर जगह पूछते हैं। बस लिखना है तो लिख लो, और ऐसे समझना है तो समझ लो। याद है? तो मैं मैप के थ्रू बताऊं तो अगर बात करें तो रतलाम से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है, एकदम रतलाम। रतलाम से आगे बढ़ो, है ना, आगर मालवा। रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन, है ना। हाँ, तो रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद फिर आगे बढ़ो, आगर मालवा, ठीक है। फिर और आगे बढ़ो यहाँ से तो राजगढ़, ठीक है। राजगढ़ के बाद आगे बढ़ो तो भोपाल, सीहोर, ठीक है, सीहोर, भोपाल। फिर उसके बाद विदिशा, फिर उसके बाद रायसेन, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ, 1 मिनट, सागर, ठीक है, सागर हो गया। सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद जबलपुर, दमोह के बाद जबलपुर, ठीक है, दमोह के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद कटनी, और कटनी के बाद शहडोल, है ना। तो ये सारी की सारी 14, ये सारी की सारी इस लाइन पे आ जाएंगी। और ये इतना प्रोमिनेंट और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। विच वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट टच या इज नॉट कट इन टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, हाँ, मैं, हाँ, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ लिख दूं क्या पूरे फटाफट, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। रतलाम हो गया, देन उसके बाद देखो उज्जैन हो गया, उज्जैन के बाद आगर हो गया, आगर मालवा का पार्ट है इसलिए आगर मालवा एक ही बात है। देन उसके बाद में राजगढ़ हो गया, राजगढ़ के बाद में सीहोर हो गया, सीहोर के बाद सॉरी रायसेन, रायसेन के बाद विदिशा, देन उसके बाद भोपाल, फिर उसके बाद भोपाल के बाद, भोपाल के बाद आगे निकलो, विदिशा हो गया, हाँ, सागर हो गया, दमोह हो गया, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, उमरिया, कटनी और शहडोल। देखिए जरा कितने हो रहे हैं, 3, 6, 9, 12 और 2, 14, ठीक है। 14 डिस्ट्रिक्टों को कट करता है। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और वो ये है कि अगर ये पूरा का पूरा, चलो ये तो ठीक है, ये 14 जिलों को कट करता हुआ है, यहाँ से पास करते हुए जाता है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8, हाँ, 8 क्या कहते हैं, स्टेटों को कट करता है और यहाँ से निकलता है। अगर हम लोग सिंपल बात करें, हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ से कुछ टच हुआ, यहाँ से कुछ टच हुआ, यहाँ से टच हुआ, ऐसा कुछ टच हुआ। अगर मैं इंटरनल बात करता हूँ कि एमपी की कितनी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी दूसरी बाउंड्री के साथ टच नहीं होती, कितनी डिस्ट्रिक्टें ऐसी हैं। हम्म हाउ, अब मध्य प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनकी बाउंड्री किसी राज्य के साथ टच नहीं होती? 18 जिले, 18 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी दूसरे राज्य के साथ में टच नहीं होती, मतलब वो इंटरनल, अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती जिले होते हैं, जिनको आप अंतर्वर्ती जिले बोलते हो, वो अंतर्वर्ती जिले हैं ये, जिनकी बाउंड्री किसी के साथ टच नहीं होती। ठीक है, अब ये नॉर्थ साउथ बताने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्दर्न, सबसे नॉर्दर्न कौन सा है? सबसे नॉर्दर्न मुरैना, है ना। और सबसे साउथ बुरहानपुर, इधर और इधर। वेरी गुड, सारा का सारा क्लियर है आपको, है ना। अलीराजपुर लास्ट, और इधर सबसे लास्ट में यहाँ पर सिंगरौली, और इधर मुरैना, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट। ये सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर पूछ ले तो इन सब का तो सही हो जाए, कहीं आपका गलत ना हो जाए, तो उस मिस्टेक को भी खत्म कर दो कि भैया हमसे सिल्ली मिस्टेक भी ना हो। तो उसके लिए बस केवल एक रिवाइज करने के लिए, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग। ये एकदम बेसिक था, वो सारी बातें खत्म हो गई हमारी। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक मेन चीज पर, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना।
ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा शुरू होगा कॉन्सेप्चुअल और समझने वाली बात है, यहाँ से फैक्ट वाली चीजें थोड़ी सी कम होंगी, पर हम कोशिश करेंगे कि दोनों का मिक्सअप करके चलें। अगर हम लोग भौतिक संरचना की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे मध्य प्रदेश को आप देख रहे हो, इस पूरे मध्य प्रदेश का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर मतलब ये कितना अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर में है, कहाँ पर क्या पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर मैदान का हिस्सा है, या फिर कहाँ पर घाटी का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये होता है, भौतिक संरचना का मतलब होता है संरचना का वो पार्ट जिसके अंदर आप कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, या फिर कहीं पर घाटी जैसी स्थितियों का डिस्कशन करते हो कि कहाँ पर होता है। आप मध्य प्रदेश के अंदर हो तो मध्य प्रदेश का कर रहे हो, अगर ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो इंडिया का। हम लोग एमपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर भौतिक संरचना को देखते हैं तो भौतिक संरचना हमें कुछ ऐसी दिखती है, इसको दो अलग अलग हम पार्टों में देखते हैं। पहले पार्ट को हम लोग रखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि का नाम देते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, इसको इंग्लिश में सेंट्रल हाईलैंड भी बोला जाता है। और दूसरा वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय, अगर एक्चुअल प्रायद्वीप की मैं बात करूं तो प्रायद्वीप, एक्चुअल प्रायद्वीप होता है इंडिया का वो पार्ट जो 3 पार्ट से घिरा होता है, वाटर बॉडी का पार्ट। लेकिन उसी पार्ट का एक छोटा सा भाग मध्य प्रदेश के अंदर भी आता है, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। इसमें हम लोग रखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, सतपुड़ा पर्वत को। और दूसरा पार्ट इसके अंदर जो हम लोग रखते हैं वो है पूर्वी पठार। और इस पूर्वी पठार के अंदर हम लोग जो बात करते हैं वो बघेलखंड का पठार। तो इसको, इन सब को छोड़ो, आप तो एकदम सिंपल बात करें, मैप के ऊपर आओ। तो मैप के ऊपर हम लोग बात करें तो एमपी के मैप में अगर इस भौतिक स्ट्रक्चर को या फिर इसको अगर आपको देखना है तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि ये केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड 5 अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है। और इन 5 पार्टों में एक जो पार्ट है ये है मध्य भारत का पठार, सबसे पहला। दूसरा है मालवा का पठार। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। चौथा है रीवा पन्ना का पठार। पांचवा नो नर्मदा सोन घाटी। आप देखना, एक सिंपल बात कर रहा हूं, आप देखना, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने पे ये लगेगा कि मध्य प्रदेश के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, घाटी मिलेगी, लेकिन मैदान का हिस्सा बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। बहुत कम जगह ऐसी है मध्य प्रदेश की यहाँ पर मैदान का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। तो ये 5 पार्ट जो हैं ये केंद्रीय उच्च भूमि के हैं। अब बेसिक जो बात चल रही है वो ये कि ये बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो एमपीपीएससी के लड़के भी पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको पढ़ना है। तो आपके लिए रिलेवेंट क्या है यहाँ पर, आपके लिए रिलेवेंट है इसके अंदर से वो काम के फैक्ट जो हमारे लिए जरूरी हैं। तो हमें केवल वो फैक्ट देखना है जो इसके अंदर आते हैं या इसके अंदर आते हैं एकदम। तो हम लोग अगर इसको मैप पर यहाँ पर इंडिकेट करें तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, सबसे पहला। और इस केंद्रीय उच्च भूमि के ये 5 पार्ट 1 2 3 4 5। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सतपुड़ा एंड ईस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यू दैट मीन्स इट इंक्लूड द प्लेट्यू ऑफ द बघेलखंड। पठार को प्लेट्यू बोलते हैं ना उस इंग्लिश में, तो उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक डिमार्केशन लाइन बना रहा हूँ, इस तरीके से। तो ये जो डिमार्केशन लाइन मैंने पहली बनाई है ये रहे पहला वाला पार्ट, जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, मैं बार बार पठार वर्ड का यूज कर रहा हूँ, मध्य भारत का पठार क्षेत्र। अब इसकी अगर मैं सिंपल बात करता हूँ तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं, आपसे जो पूछेगा कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार की जो स्थलाकृति है इसका क्षेत्रफल कितना है, पहली बात। या फिर वो आपसे पूछ सकता है मध्य भारत क्षेत्र के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट पीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पीक है, कोई चोटी है तो उसका नाम पूछ सकता है। या फिर इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो उसका नाम पूछ सकता है। तो हमें केवल वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है जो सबसे ज्यादा हमारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मध्य भारत के पॉइंट की बात करता हूँ, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10.70%। सब परसेंटेज में चल रहा है अभी। ये इसका क्षेत्रफल है 10.70।
क्षेत्रफल, और ये आता है इसलिए बार बार आपको लिखाया जा रहा है। 10.70 क्षेत्रफल। देन उसके बाद सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहीं से इसको आगे काटा और काटने के बाद में इसको यहाँ पर रखा। ये सेकंड वाला पार्ट है जिसे बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये सेकंड वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, और इसके बारे में बोला जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 7.38%। 7.38%, ये सेकंड वाला पार्ट है। इस बुंदेलखंड पठार के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है सिद्ध बाबा चोटी। हाँ, तो वो बार बार हो सकता है फिर से पूछ लिया, सिद्ध बाबा चोटी। और दूसरा पॉइंट याद रखना है इसका, बुंदेलखंड पठार ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है, नीस का बना है। बाकी कुछ भी याद मत रखना, ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है। क्लियर दोनों? क्षेत्रफल क्लियर है? आगे बढ़ूं। मध्य भारत के पठार के बाद अब यहां से ले रहा हूं मैं ये पार्ट, और ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार, दो बातें बस केवल लिखवाऊंगा इसकी। एक, इसका एरिया जो सबसे ज्यादा है 28%, पहला, और दूसरा सिगार चोटी। सिगार चोटी। और ऐसे ही अगर मैं बोल दूं, ऐसे ही अगर मैं वर्बली बात करूं आप लोगों से, तो मालवा के पठार की बहुत सारी विशेषताएं। मालवा का पठार बेसिकली किससे बना है? ज्वालामुखी अपरदन के कारण बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। तो बेसाल्टिक लावा से बना होने के कारण बेसिकली ये जो पूरा मालवा का पठार है, इसके बारे में क्या बोला जाता है? काली मिट्टी का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, सबसे ज्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी बेसिकली कॉटन के लिए सबसे फर्टाइल सॉइल का काम करती है। तो जब हम मिट्टी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं एक रेफरेंस में बताऊंगा आपको, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी बोलते हैं, है ना? तो चाहे आप काली मिट्टी बोल लो या रेगर मिट्टी बोल लो, काली, रेगर और बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं उसके, चरनोजम भी बोला जाता है उसे, वो सब नाम इसी के अंदर होते हैं। 28%, ठीक है, 28% सिगार चोटी और काली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा फेमस। फिर इसके बाद आगे आ जाओ, रीवा पन्ना। हाँ, तो ये चौथा हो गया यहाँ पे रीवा पन्ना। अब इसका जो एरिया है ये है 10 पॉइंट, इसका कितना था? 37%। 10.37%, पहला सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसकी यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टान, मैं बताता हूँ आपको। विंध्यन क्रम की चट्टान एक ऐसी चट्टानें होती हैं, जब बेसिकली रॉक फॉर्मेशन हो रहा था, जब चट्टानों का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस समय पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चट्टानों का डेवलपमेंट हुआ था। और ये डेवलपमेंट बेसिकली शो करता है कि किसी चट्टान में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं वो किस तरीके के होंगे। जैसे आप किसी चट्टान या किसी जगह पर रहते हो, तो हो सकता है आपकी जगह, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस हो मैग्नीज के लिए, तांबे के लिए, लोहे के लिए, सोने के लिए, ठीक है? तो आपके आपकी जगह पर, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेसिफिक रॉक है, जो चट्टान है, उसका एक स्पेसिफिक कंपोनेंट सिग्निफिकेंस है जो ये दिखाता है कि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो किस तरीके के मिनरल्स हैं। तो इसी तरीके से जो चट्टानों का डेवलपमेंट हुआ, उसी डेवलपमेंट के क्रम में एक क्रम आया था विंध्यन क्रम की चट्टानों का। इसका जो बेसिक सिग्निफिकेंस रहता है, इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इस तरीके की चट्टानों में सबसे ज्यादा आपको चूना पत्थर मिलता है, सबसे ज्यादा। और इस चूना पत्थर के अलावा दूसरा मिलता है आपको बलुआ पत्थर। ये दो चीजें आपको इस तरीके की चट्टानों में 100% देखने को मिलेंगी। तो आप देखो कि एक सिंपल, अगर इसको प्रैक्टिकल वे में बात करें, चलो ये तो थ्योरी थी, एक प्रैक्टिकल वे में बात करें कि इसमें होगा क्या। तो इस तरीके की जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये मिलते हैं, ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का काम करते हैं। क्योंकि अगर ये जो लाइमस्टोन होगा, लाइमस्टोन से ये सीमेंट फैक्ट्री बनती है ना, तो ये लाइमस्टोन और इस वाले पूरे एरिया में जहां पर भी लाइमस्टोन मिलता है, तो आप देखो मैक्सिमम मध्य प्रदेश की मैक्सिमम सीमेंट की फैक्ट्रियां आपको इसी जगह पर देखने मिली सारी। सतना, सुनना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली,
इसके बाद कटनी, दमोह, आपको मैक्सिमम पेरिफेरी, मेहर, इन जगहों पर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट अलग मिल सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन मैक्सिमम आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? बस ये इंपॉर्टेंट उसका। देन उसके बाद स्टार्ट करते लास्ट नर्मदा सोन। हाँ, तो नर्मदा सोन की बात चल रही है, तो नर्मदा सोन बेसिकली यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट जिसको मैंने कवर किया है सारा, ये पूरा पार्ट नर्मदा सोन घाटी का है। हम्म, इसका जो एरिया है वो एरिया है 26%। इसका जो एरिया है 26%। अब एक बात ध्यान रखना, इसके आगे घाटी वर्ड यूज किया है, और हमने बोला, मैंने हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी कि ये कुछ भी हो सकता है भौतिक संरचना के अंदर। तो बेसिकली नर्मदा सोन घाटी में का जो एरिया है ये इतना है, और इसका जो हाइट है वो हाइट 300 मीटर है। अभी तक मैंने किसी की भी हाइट नहीं लिखाई, क्योंकि अननेसेसरी का एक फैक्चुअल बर्डन होता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ जो इसको लिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, निचला पॉइंट मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है। बाकी सबकी हाइट 450, 450, 500, 450 और एवब एवरेज जो बात चल रही है। लेकिन इसकी जो बात जब चलती है तो इसका जो एवरेज निकल कर आता है वो 300 मीटर निकल के आ रहा है एवरेज। तो एवरेज का मतलब है कि अगर मान के चलो ये एक पूरा का पूरा एरिया है ये सारा, अब इसमें ऐसी स्थिति है तो कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, तो सबको मिला लिया, सबका एवरेज निकाल लिया। तो वो एवरेज जो निकल के आया वो ये, तो ये बताता है मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान। ये बताता है मध्य प्रदेश का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे निचला स्थान। क्लियर? और 26%। और बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि नर्मदा और सोन घाटी का वो पार्ट है जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आगे बढ़े यहाँ से। अब देखना है इधर, ये केंद्रीय उच्च भूमि के पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए सारे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो केवल यही बनेगा, मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा सिगार चोटी कहाँ पर है, या फिर आपसे पूछेगा वहां पर सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ पर है, या फिर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है, या फिर आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा पार्ट है जो विंध्यन क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। तो जहां जहां पे जो मेन 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 चीज है, बस केवल हम लोगों ने उसी को एंटरटेन किया है, बाकी सबको हटा दिया। सेकंड वाले पार्ट पे बात कर रहा हूँ, प्रायद्वीपीय भारत। जनरली इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, या अलग अलग किताबों में दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको जो याद रखना है वो रख सकते हो, प्रायद्वीपीय भारत याद नहीं रखना छोड़ दो। डायरेक्ट बात करते हैं सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं, ये नीचे का जितना भी पूरा का पूरा पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट, ये सारा का सारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ये सारा पार्ट सतपुड़ा श्रेणी के, इसको हटा दूं, थोड़ा साफ कर दूं। हटा दूं। अब देखना एक बात चल रही है यहाँ पर, और वो चल रही है इसकी सतपुड़ा रेंज की। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पार्ट लगता है, गुजरात का बॉर्डर यहाँ से शुरू होती है और ये जाती है यहाँ तक, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक, यहाँ तक जाती है। और ये पूरी 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 सतपुड़ा श्रेणी कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइड है सतपुड़ा श्रेणी ये? हाँ बताओ, तीन में कौन कौन? पहले अगर बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहली ये हो जाएगी राजपीपला। हाँ, पहली राजपीपला श्रेणी। दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गई महादेव महादेव श्रेणी। और तीसरा इसका जो पार्ट, इसका जो एक्सटेंशन यहाँ पर क्रिसेंट फॉर्म में चंद्राकार वे में दिख रहा है आपको, क्रिसेंट मतलब चंद्राकार, तो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट हो गया? मैकाल श्रेणी, है ना। अब
बात चलती है कि इसको कई लोग सतपुड़ा बोलते हैं। तो आप इतने डेप्थ में मत जाओ कि सतपुड़ा का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सतपुड़ा को बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन भी बोला जाता है, ये ब्लॉक माउंटेन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब इशू ये है कि सतपुड़ा को कई लोग बोलते हैं कि 7 घाटियों का क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम सतपुड़ा रखा गया। और अगर इसका फर्दर एक्सटेंशन देखा जाए, एक्सटेंशन अगर देखोगे ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में, तो लेइंग कंडीशन में है और गुजरात की राजपीपला वाले पार्ट से शुरू होता है। तो इसका जो पहला पार्ट है, राजपीपला वर्ड यूज किया है मैंने। अब देखना है यहाँ पे, ये जो राजपीपला पहला लिखा है, ये राजपीपला, ये गुजरात की राजपीपला से शुरू होता है और जाता है बुरहानपुर तक। ये पहला वाला पार्ट है। और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग और भी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांच है। तो उसमें बात करूं तो एक है अखरानी, अखरानी की श्रेणी। फिर है बीजागढ़ श्रेणी। ये छोटी छोटी श्रेणी है, बस केवल नाम याद रखना है आपको, क्योंकि ये लोग पूछ लेते हैं और एमपी को कहीं से भी ना बहुत बारीक से जाके पूछते हैं। तो बस इनके नाम याद रखना है, अखरानी की श्रेणी, बीजागढ़ की श्रेणी, ये सारी की सारी वहीं पर हैं बुरहानपुर की, उससे जुड़ी हुई। फिर पहले पार्ट के बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सेकंड वाले पार्ट पे बात करेंगे, और वो है महादेव। और महादेव हिल मध्य प्रदेश के बीच वाला पार्ट है, ये सतपुड़ा का बीच वाला पार्ट। और इस पार्ट के बारे में क्या है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक, हाँ, है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो स्थान यहाँ पर है, जो हिल स्टेशन के रूप में है, धूपगढ़, ये पचमढ़ी में पड़ता है। हम्म, ये पचमढ़ी में पड़ता है और इसकी हाइट है 1350 मीटर। 1350 मीटर। ये कहाँ पर है, पचमढ़ी, है ना। और पचमढ़ी कहाँ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, है ना, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। तो ये एकदम सिंपल है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, और ये जो पचमढ़ी में पड़ता है धूपगढ़, 1350, इसकी सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इसकी हाइट कितनी है, 1350। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है ये सतपुड़ा की किस हिल पर स्थित है, और तीनों चारों के आंसर देता है। हाँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, महादेव। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं मैकाल रेंज की। हम्म, मैकाल रेंज क्या है, मैकाल रेंज, इसके बाद ये फर्दर एक्सटेंशन जो चंद्राकार वे में आपको जो फर्दर एक्सटेंशन दिख रहा है, ये सारा का सारा मैकाल रेंज के रूप में है। छूट गया क्या कुछ, मैकाल रेंज के रूप में दिख रहा है आपको ये। और ये मैकाल रेंज अर्धचंद्राकार वे में है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। और अमरकंटक इज बेसिकली फेमस फॉर द ओरिजिन ऑफ 3 डिफरेंट रिवर, नर्मदा, सोन एंड जोहिला। नर्मदा, सोन एंड जोहिला, 3 रिवर हैं, एक साथ यहाँ से फ्लो करती हैं, निकलती हैं, उनका ओरिजिन है, सोर्सेस है, इस वजह से फेमस है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट लगती है ना। मैकाल, क्लियर। तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, फिर से ध्यान देना, इसके इसके छोटे पार्ट कुछ भी हो सकते हैं। बीजागढ़ हो सकता है, असीरगढ़ हो सकता है, अखरानी की पहाड़ियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है छोटा पार्ट। इसके छोटे पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, इसके छोटे पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, अमरकंटक। अगर ऑल ओवर केस में वो क्वेश्चन पूछता है आपसे सतपुड़ा के बारे में, पूरे सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक, तब आपका आंसर क्या होगा, महादेव पर्वत पर स्थित, महादेव श्रृंखला पर स्थित, जो इसकी जो मेन ब्रांच है उस पर स्थित धूपगढ़। और हाइट पूछेगा तो 1350। हटा दूं, बढ़ू आगे। अब ध्यान देना, एक लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है यहाँ पर, और वो कौन सा है, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, एक लास्ट पार्ट जो बचा हुआ था यहाँ से, है ना। मैंने मैंने पूरे एमपी की भौतिक संरचना को अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक के 5 पार्ट बताए थे, देन उसके बाद में सतपुड़ा डिस्कस किया। अभी लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसको पूर्वी पठार। आप मत याद करो पूर्वी पठार, आप याद रख लो बघेलखंड का पठार, बस, केवल। और इस बघेलखंड के पठार में का जो एरिया है वो है 7%। सतपुड़ा का एरिया कितना है टोटल,
इससे पहले जो सतपुड़ा हो गया बताना भूल गया था, 11%। 11% के एरिया कवर करता है। नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी का कितना है? 26, है ना। सतपुड़ा का एरिया 11%। और अब इसकी जो बात चल रही है इसका है केवल 7%। हाँ, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ एमपी, वेयर इज द लार्जेस्ट रीजन इज मालवा रीजन। हाँ, तो मालवा इज द लार्जेस्ट रीजन वाइल द बघेलखंड पठार इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ एमपी। तो छोटा बड़ा, और याद नहीं होता तो एकदम अपोजिट है सामने, है ना। ये यहाँ पर है इसके जस्ट सामने, तो ये बड़ा, ये यहाँ पर छोटा वाला। अब 7% एरिया कवर करता है ये। और ये जो पूरा का पूरा ये बघेलखंड का पठार है, ये बेसिकली जाना जाता है किस चीज के लिए सबसे ज्यादा? ये रेड एंड येलो सॉइल के लिए सबसे ज्यादा। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी थोड़ा सा रेफरेंस इसका मिट्टियों में पढ़ेंगे, बस केवल इतना याद रख लो, ये पूरा एरिया बेसिकली फेमस है लाल पीली मिट्टी के लिए जाना जाता है सारा। गोंडवाना लैंड का पार्ट है एक छोटा सा, और इसके अंदर मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल आपको मिलते हैं सारे। तो मैं किसका, इन सब का जितना भी इनका हाइट मिलेगा एवर 450 एवरेज, एवरेज। तो आप बस इतना याद रख लो कि जो आपको निचला स्थान देखना है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो भी एक बार ढंग से ऐसे समझ लेना कि अगर आप सिंपल प्लेन टेरेन पे खड़े हुए हैं, अगर आप एक प्लेन टेरेन पे खड़े हुए हैं और ये आपका एक सिंपल टेरेन है और इसके ऊपर एक अलग अलग तरीके के टोपोग्राफी बनी हुई है, और इस टोपोग्राफी का एक पार्ट कुछ ऐसे है, तो आप खुद समझ जाना ये पर्वत होगा, छोटे छोटे पठार हो सकते हैं, ये उनकी हिल हो सकती हैं। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो बेसिकली नीचे की तरफ जा रहा है, और वो है नर्मदा सोन घाटी। तो घाटी वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है नीचे का, तो बस वो सबसे डीपेस्ट वाला है। बाकी के इसलिए मैंने कंफ्यूजन के लिए बाकी के एवरेज हाइट लिखा ही नहीं है, बस केवल आपको वो ही याद रखना है। ठीक है, एक लास्ट बच गया, लास्ट वाला वो क्या है वो और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, और वो है विंध्यन रेंज। कुछ इस तरीके से जाती है। एमपी के अंदर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और विंध्यन। हम लोगों ने सतपुड़ा पे डिस्कस कर लिया, एक लास्ट पार्ट बचा है और वो है विंध्यन। तो विंध्यन की अगर हम लोग बात करते हैं, विंध्यन की स्टार्टिंग होती है जोबट से शुरू होती है, जोबट, ठीक है, झाबुआ के पास, और ये सासाराम तक जाती है। सासाराम, ये सासाराम बिहार में पड़ता है यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना इसका, ये विंध्यन श्रेणी जो पूरी की पूरी विंध्यन श्रेणी है, ये अलग अलग पार्टों में बटी हुई है। तो यहाँ पर इसका पहला जो पार्ट है सबसे पहला वो है भांडेर, भांडेर श्रेणी। फिर सेकंड पार्ट है वो है कैमूर, और तीसरा पार्ट है रीवा पन्ना श्रेणी। तो ये अलग अलग नाम है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट द पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज। इन निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला ऐसी है जो विंध्यन क्रम की पर्वत श्रृंखला का पार्ट नहीं है। ठीक है, और फिर वो 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन बना के देगा, और उसमें से फिर पूछेगा कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दीज ऑल आर 1 2 3, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द अपर विंध्यन श्रेणी, ऊपरी विंध्यन। हाँ, और जबकि इसके नीचे वाले पार्ट पे हम लोग बात करें, नीचे वाला यहाँ पर, तो इसका एक पार्ट और है और वो है सेमरी रेंज, सेमरी श्रेणी। बस ये 4 नाम आप याद रख लेना केवल। चौथा सेमरी। क्लियर। और एक लास्ट पॉइंट, विंध्यन क्रम की चट्टानों का हाईएस्ट पीक, विंध्यन श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला का हाईएस्ट पीक कालू शिखर। ठीक है, इसका तो इसे गुडविल पीक भी बोल सकते हो आप, गुडविल पीक भी बोल सकते हो, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कालू शिखर, कालू शिखर। और ये है कहां पर, दमोह में स्थित। ये इसका हाईएस्ट है, किसका, विंध्यन का। और जबकि ऑल ओवर एमपी में कौन सा सबसे हाईएस्ट है, धूपगढ़, है ना। ऑल ओवर एमपी में बात चलेगी तो इसकी भी हाइट उतनी नहीं है, लेकिन अगर विंध्यन के बारे में पूछे तो इसको बोलते हैं सद्भावना शिखर, इसको हिंदी में सद्भावना शिखर और कालू शिखर, दोनों में से कोई भी नाम आपसे पूछ ले, कोई भी। क्लियर, चलो यहीं तक रखते हैं आज। हाँ।
हटा दूं? अच्छा लोग